हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का हमारा टॉपिक है अल्फ़ा एंड बीटा ब्लॉकर्स। ठीक है, तो हम लोग ये देखेंगे कि हमारे इमरजेंसी में मान लीजिए दो तरह का मरीज़ आया। एक एनाफिलैक्टिक शॉक लेके आया जिसका कि बीपी गिर रहा था, वीक पल्स था, ठीक है, सांस लेने में तकलीफ थी और रैशेस था जो कि इचिंग भी था, उसमें स्वेलन लिप्स एंड टंग्स था। तो ये हम सब जान रहे हैं कि ये एनाफिलैक्सिस के सिम्टम्स हैं। तो इसमें हम इंट्रामस्कुलर एड्रेनलिन देते हैं जो कि लाइफ सेविंग ड्रग होती है। तो दिस विल स्विच ऑन द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड इट विल सेव द लाइफ ऑफ द पेशेंट। लेकिन अब मान लीजिए एक दूसरा पेशेंट है जिसका कि बीपी हमारा 180/120 है और हार्ट रेट भी बढ़ा हुआ है। ये पेशेंट कंप्लेन कर रहा है सीवियर हेडेक का, स्वेटिंग का एंड डिफिकल्टी ब्रीदिंग का। ठीक है, तो हमने इस पेशेंट में जो करना है वो सबसे इंपॉर्टेंट है कि उसका वाइटल्स हम एसेस करेंगे। ठीक है, ये मरीज हमारे पास आया ये सारे कंप्लेंट्स लेके, तो इसका हम वाइटल्स एसेस करेंगे, ईसीजी करेंगे, इको करेंगे, ब्लड टेस्ट में हम लोग जो कार्डियक एंजाइम्स हैं वो करेंगे। ठीक है, और बाकी जो ब्लड पैरामीटर्स हैं वो देखेंगे। तो अब इन सबको देखने के बाद से हमको क्या करना है, यहाँ पे ऑलरेडी इसका सिंपैथिक सिस्टम जो है ओवरड्राइव में है, तो उसको हमको स्विच को ऑफ करना है। ठीक है, तो यहाँ थेराप्यूटिक गोल इसका जस्ट एनाफिलैक्टिक शॉक में जो कर रहे हैं इसके ये अपोजिट होता है। ठीक है, अब सिंपैथेटिक एक्टिविटी को अगर रिड्यूस करने की बात करें तो वो हम लोग कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, या तो हम लोग डिक्रीज कर दें जो अमाउंट ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर है, नॉरएपिनेफ्रिन जो पहुंचा है रिसेप्टर्स के पास उसके अमाउंट को कम कर दें, या जो एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स अल्फा और बीटा है उनको हम ब्लॉक कर दें। ठीक है, तो न्यूरोट्रांसमीटर्स को हम कम कैसे कर सकते हैं, या तो उसके स्टोरेज को हम प्रिवेंट करें, स्टोर नहीं होगा तो एक्सोसाइटिक रिलीज नहीं होगा, या अगर स्टोर हो गया तो उसको रिलीज नहीं होने दें। ठीक, और अगर ये दोनों हो गया तो उसके स्टोर्स को ही हम डिप्लीट कर दें। ठीक है, स्टोर्स खाली हो जाएगा, है ना, जो हम लोग देखते हैं टैकीफाइलैक्सिस में। ठीक, तो ये सारे ड्रग्स जो हैं एड्रेनर्जिक न्यूरॉन ब्लॉकर्स में आते हैं। ऑल्दो इनका एक लिमिटेड क्लिनिकल इंपॉर्टेंस है, लेकिन इनको हम पढ़ते हैं क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को जानने का मौका मिलता है। ठीक है, तो इनको हमने क्यों यूज़ करना शुरू किया, क्योंकि इसमें सिलेक्टिविटी कम थी। ठीक है, लेट इनका ऑनसेट था और इनका जो रिस्पॉन्स था वो लेस प्रेडिक्टेबल था। ठीक, और ये नॉर्मल ऑटोनोमिक फंक्शन के साथ जो है इंटरफेयर करते थे, जिस वजह से साइड इफेक्ट प्रोफाइल इनका ज़्यादा खराब था। अब हम लोग जो ब्लॉक कर रहे हैं एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स को, तो ये वो ड्रग हैं जिनका के रिसेप्टर्स के लिए एफिनिटी तो है लेकिन इंट्रिंसिक एफिकेसी नहीं है। मतलब ये रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट नहीं करेंगे, उल्टा इसको ब्लॉक करेंगे। और जो हमारा कैटेकोलामाइन है, एंडोजीनस कैटेकोलामाइन है, या हम एक्सोजीनस कोई ड्रग दे रहे हैं, ठीक है, उसके भी ये इफेक्ट को ब्लॉक करते हैं। ठीक है, तो इनको हम प्रेफर क्यों करते हैं, क्योंकि इनकी सिलेक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा होती है, रिस्पॉन्स इनका प्रेडिक्टेबल है। ठीक है, और जिस वजह से हम रिस्पॉन्स के हिसाब से इनके डोज को टाइट्रेट कर सकते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर होता है मेडिकल साइंस में। ठीक है, तो अब हम आते हैं इसके क्लासिफिकेशन पे। तो अगर हम एड्रेनर्जिक रिसेप्टर एंटागोनिस्ट मतलब एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स की बात करें तो वो हो जाएगा जो अल्फा को ब्लॉक करे, जो बीटा को ब्लॉक करे, ठीक, जो दोनों को ब्लॉक करे। ठीक है, इसमें दो ड्रग है हमारे, लेबेटालोल एंड कार्बिडोल है, और कुछ मिसलेनियस ड्रग्स भी इसमें आते हैं जैसे कि अर्गोट एल्कलॉइड्स, जिसमें कि एर्गोटामिन, एर्गोटॉक्सिन है। ठीक है, डाईहाइड्रो एर्गोटामिन एंड डाईहाइड्रो एर्गोटॉक्सिन है। अब हम बात करते हैं अल्फा ब्लॉकर्स की। तो अल्फा ब्लॉकर जो है वो नॉन सिलेक्टिव हो सकता है या सिलेक्टिव हो सकता है। नॉन सिलेक्टिव में हमारा है फिनॉक्सीबेंजामिन, ठीक है, जो इरिवर्सिबल है। ठीक है, फेंटोल अमीन है जो कि रिवर्सिबल है, एंड टोलाजोलिन रिवर्सिबल है। तो रिवर्सिबल में हम जानते हैं कि अगर हम एगोनिस्ट की कंसंट्रेशन को बढ़ाएंगे तो हमारा ब्लॉकर का इफेक्ट को हम ओवरकम कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू द सिलेक्टिव वन। सिलेक्टिव वन में एक हो सकता है जो अल्फा 1 सिलेक्टिव होगा। ठीक है, इसमें जो ड्रग्स हैं ये मेनली रिवर्सिबल टाइप हैं। दूसरा जो है अच्छा, इस अल्फा 1 ब्लॉकर में क्या हम लोग देखने को मिलेगा कि अल्फा 1 में भी हमारे पास 3 रिसेप्टर्स होता है। अल्फा 1A जो हमारे प्रोस्टेट पे होता है, अल्फा 1B 1D जो होता है ये हमारे ब्लड वेसल्स पे होता है। ठीक है, तो इसमें हमारा जो ड्रग्स है प्राजोसिन, टेराजोसिन, डॉक्साजोसिन, ठीक है, तो ये नॉन सिलेक्टिव है, ये इन तीनों पे काम करेगा। लेकिन अगर हम सिलेक्टिव यूरो सिलेक्टिव अल्फा 1 ब्लॉकर की बात करें जो कि अल्फा 1A पे काम करता है, इसमें हमारा है टैमसिलोसिन, सिलोडोसिन एंड एल्फोजोसिन। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। नाउ कमिंग टू द अल्फा 2 ब्लॉकर, इसमें दो ड्रग्स है हमारी, योहिम्बिन एंड इडाजॉक्सेन है। ओके, ठीक, तो अब हम आते हैं बीटा ब्लॉकर्स की तरफ जो कि
इनका रिसेप्टर पे सिलेक्टिविटी, जैसे कि अल्फा ब्लॉकर का हमने काम किया था वैसे ही हम लोग बीटा का भी देखेंगे, है ना। तो यहाँ पे क्या है हमारा, सबसे पहले तो नॉन सेलेक्टिव है जो बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3 सब पे काम करेगा। इसके अलावा फिर कार्डियो सेलेक्टिव है जो कि बीटा 1 पे काम करता है, ठीक है। इसके अलावा ऐसे बीटा ब्लॉकर हैं जिनकी इंट्रिंसिक सिंपैथोमाइमेटिक एक्टिविटी होती है, हम लोग डिस्कस करेंगे एक एक करके। और कुछ बीटा ब्लॉकर्स होते हैं जिनके अंदर एडिशनल वैसोडाइलेटिंग प्रॉपर्टीज होती है, एंड कुछ बीटा ब्लॉकर्स ऐसे होते हैं जिनमें कि मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग एक्टिविटी होती है। क्यों? क्योंकि ये जो फास्ट सोडियम चैनल्स जो है ना उनको ये ब्लॉक करते हैं हाई कंसंट्रेशंस पे, जिसकी वजह से लोकल एनेस्थेटिक एक्टिविटी इनमें देखने को मिलती है। बट क्लिनिकल सिग्निफिकेंस जो है थेराप्यूटिक डोज पे इस प्रॉपर्टी का क्लिनिकल सिग्निफिकेंस बहुत कम होता है। अब हम लोग इंडिविजुअल हम लोग ग्रुप्स की बात करें, नॉन सेलेक्टिव में हमारा PTSN, ठीक है, एक सुना होगा आपने PTSD, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, तो उसी से मैंने बनाया है PTSN। इसमें क्या है, प्रोप्रानोलोल है, पिंडोलोल है, टिमोलोल, सोटालोल एंड नेडोलोल है, ठीक है। इसके अलावा फिर आता है हमारा कार्डियो सिलेक्टिव। कार्डियो सिलेक्टिव में क्या क्या है हमारा, इसका मैंने निमोनिक बनाया है, ऑल मेडिकल बॉयज एंजॉय बिग अमेजिंग न्यू कार्स। तो ऑल से हो गया, एटेनोलोल हो गया, ठीक है, मेटोप्रोलोल है, फिर बिसोप्रोलोल है, एस्मोलोल है, ठीक है, बीटाजोलोल है, एसिब्यूटोलोल, नेबिवोलोल एंड सिलिप्रोलोल, ठीक है। इसमें जो एस्मोलोल होता है ये अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग होता है जिसको हम आईवी देते हैं। अब वैसे बीटा ब्लॉकर जिनमें इंट्रिंसिक सिंपैथोमाइमेटिक एक्टिविटी है तो इसको हम लोग एसीपी प्रद्युमन से याद करेंगे, ठीक है, इंट्रिंसिक सिंपैथोमाइमेटिक एक्टिविटी एसीपी प्रद्युमन, एसिब्यूटोलोल, सिलिप्रोलोल एंड कार्टिलोल, ठीक है। पी से पिंडोलोल एंड पेनब्यूटोलोल, ठीक है। अब जिसके साथ एडिशनल वैसोडाइलेटिंग प्रॉपर्टीज है उसमें है अल्फा 1 ब्लॉकर है अगर, तो इसको हम लोग कहेंगे लेबेटोलोल कार्बिडोलोल, ठीक है। अगर कोई जिसके देखो ये नेबिवोलोल है, नेबिवोलोल के साथ याद रखना कि नाइट्रिक ऑक्साइड मेडिएटेड वैसोडाइलेशन कॉज कराता है, ठीक है। और कुछ के साथ बीटा 2 एगोनिस्ट एक्टिविटी होती है जैसे सिलिप्रोलोल एंड कार्टिलोल। याद कैसे करेंगे, नेबिवोलोल के साथ हमारा नाइट्रिक ऑक्साइड मेडिएटेड वैसोडाइलेशन, एंड बीटा 2 एगोनिस्ट एक्टिविटी किसके साथ है, तो बीटा 2 एगोनिस्ट एक्टिविटी सी के साथ है, ठीक है, सिलिप्रोलोल एंड कार्टिलोल, ठीक है ना। तो इस तरीके से याद करेंगे। और मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग एक्टिविटी हमारे कैप के पास है, कैप्टन अमेरिका के पास है मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग एक्टिविटी। देखते हो कैसे वो सबको जो है स्टेबलाइज कर देता है। तो यहाँ पे है हमारा कार्टिलोल, एसिब्यूटोलोल एंड प्रोपेनोलोल एंड पिंडोलोल। तो एक चीज तुम देखो, यहाँ जो पिंडोलोल है ये नॉन सेलेक्टिव की तरह भी काम कर रहा है, इसके पास इंट्रिंसिक सिंपैथोमाइमेटिक एक्टिविटी भी है, और इसके पास हमारा जो है मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग एक्टिविटी भी है, बट ये हायर डोज पे होता है, ठीक है, थेराप्यूटिक डोज पे क्लिनिकल इंपॉर्टेंस नहीं है। अब हम बात करते हैं बीटा ब्लॉकर्स की, ठीक है, ये हमारा बीटा ब्लॉकर का है एट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। तो अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग में आता है एस्मोलोल जिसका हाफ लाइफ अप्रोक्सीमेटली 9 मिनट्स होता है। इंटरमीडिएट एक्टिंग में आता है मैप, ठीक है, मैप से याद रखना है मेटोप्रोलोल, एसिब्यूटोलोल, ये गलत है, ठीक है, ये यहाँ नहीं होना चाहिए था, ठीक है, एसिब्यूटोलोल एंड प्रोप्रानोलोल, ठीक है। लॉन्ग एक्टिंग में है नैब, ठीक है, लॉन्ग एक्टिंग को नैब से याद रखो, पकड़ लिया रिसेप्टर को और लंबे समय तक रिसेप्टर को ब्लॉक रखा, तो नेडोलोल है, एटेनोलोल है एंड बिसोप्रोलोल है, ठीक है। अब हम लोग बेस्ड ऑन लिपिड सॉल्युबिलिटी भी एक बार देख लेते हैं बीटा ब्लॉकर्स को, ठीक है। तो ये सारी क्लासिफिकेशंस इंपॉर्टेंट है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो जो नॉन सेलेक्टिव एंड कार्डियो सेलेक्टिव वाला है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बाकी ये सब भी जानना है। तो लाइपोफिलिक के साथ क्या होता है, ये क्रॉस करेगा ब्लड ब्रेन बैरियर को जिसकी वजह से सीएनएस साइड इफेक्ट देखने को मिलेगा, जैसे नाइटमेयर्स हो सकता है, विविड ड्रीम्स, स्लीप डिस्टर्बेंस एंड फटीग। ये लीवर में मेटाबोलाइज होता है, ठीक है, इसका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म ज्यादा होता है इसलिए इसका ओरल बायोअवेलेबिलिटी जो है वेरिएबल होता है। इसमें एग्जांपल है प्रोपेनोलोल, मेटोप्रोलोल, कार्बिडोलोल एंड नेबिवोलोल, ठीक है। तो ये सारी जो ड्रग्स हैं चूंकि ये लीवर से मेटाबोलाइज हो रही हैं, तो अगर कुछ लीवर डिरेंजमेंट है, लीवर फेलियर के केस में इन सारे ड्रग्स का हमको डोज कम करना होगा। अब कुछ जो ड्रग्स हैं हाइड्रोफिलिक, ठीक है, हाइड्रोफिलिक हैं, तो सिंस ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करती हैं पुअरली, ठीक है, तो इनका साइड इफेक्ट सीएनएस का कम होगा, मेनली किडनी से एलिमिनेट होती हैं, तो इसीलिए रीनल फेलियर के केस में इनके डोज एडजस्टमेंट की जरूरत होती है। इनका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म बहुत कम होता है जिससे कि बायो अवेलेबिलिटी प्रेडिक्टेबल है। इसको याद रखने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, ANS से याद रखना है इसको, ठीक है। हाइड्रोफिलिक बीटा ब्लॉकर्स आर ANS एंड इसका डोज रिडक्शन इज इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ रीनल फेलियर, एटेनोलोल, नेडोलोल एंड सोटालोल, ठीक है।
अब इसमें हम किस में देंगे, अगर मान लो कोई पेशेंट है, ठीक है, उसको ऑलरेडी कुछ साइकेट्रिक सिम्टम्स देखने को मिल रहा है, ठीक है, तो उसमें जैसे कि विविड ड्रीम्स है, नाइटमेयर्स है, ठीक है, तो उसमें हम ये दे सकते हैं, ठीक है। और अगर किसी सिग्निफिकेंट लीवर डिजीज है तो हम इधर स्विच कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे कि अल्फा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स पे वापस आते हैं, उसका इफेक्ट क्या है, ठीक है। अल्फा 1 का ब्लॉक से क्या होगा, एक तो होगा कि अल्फा 1 जो है ब्लॉक हुआ तो ये जो है स्मूथ मसल का रिलैक्सेशन होगा। अब ये जो स्मूथ मसल का रिलैक्सेशन ब्लड वेसल्स पे हुआ, ठीक है, तो ये आर्टेरियोलर हमारे वैसोडाइलेशन एंड वीनोडाइलेशन कराएगा, जिससे कि हमारा सिस्टेमिक वैस्कुलर रेजिस्टेंस कम होगा, ठीक है। इससे हमारा क्या होगा कि आर्टेरियोलर वैसोडाइलेशन से हमारा आफ्टर लोड कम होगा एंड वीनोडाइलेशन से प्री लोड कम होगा। इससे हमारा सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर दोनों कम होगा, जिससे कि मीन आर्टेरियल प्रेशर कम होगा। और ये जो सिस्टमिक वैस्कुलर रेजिस्टेंस जो कम हो रहा है, ये प्रिंसिपल मैकेनिज्म है अल्फा 1 ब्लॉकर के एंटी हाइपरटेंसिव इफेक्ट का। दूसरा, अब हार्ट के ऊपर, ठीक है, हार्ट के ऊपर क्या होता है कि देखो, हार्ट की जो हार्ट रेट और कॉन्ट्रैक्टिलिटी है मेनली इसको बीटा 1 रेगुलेट करता है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे देखो, हमने देखा कि हमारा मीन आर्टेरियल प्रेशर कम हुआ, तो जब मीन आर्टेरियल प्रेशर कम होता है तो बैरो रिसेप्टर एक्टिवेट होता है, ये हम सब जानते हैं, जिससे कि हमारा इंक्रीज आपको सिंपैथेटिक डिस्चार्ज होगा एंड रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया देखने को मिलेगा। तो ये इसकी एक प्रॉपर्टी है, ये याद रखना है हमको कि इसके साथ हमको रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया हमको देखने को मिलता है, ठीक है। अब जेनाइटो यूरिनरी में आते हैं, तो ब्लैडर नेक, ये जो ब्लैडर नेक है, ठीक है, ब्लैडर नेक हो गया, ये प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा हो गया एंड ये प्रोस्टेट हो गया। यहाँ पे सब में इसके ब्लॉकेज से रिलैक्सेशन कॉज कराएगा, जिससे कि यूरिन आउटफ्लो जो है वो इंक्रीज होगा, ठीक है, और जो लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट सिम्टम्स हैं वो डिक्रीज होंगे। दूसरा, देखो, फेलियर ऑफ इजैकुलेशन भी इन ड्रग्स के साथ देखने को मिलता है। क्यों देखने को मिलता है, देखो नॉर्मली क्या होता है कि ये जो सारे स्ट्रक्चर्स हैं जिसको मैंने यहाँ हाईलाइट किया है, इन सबके कंस्ट्रक्शन से क्या होता है, सीमेन रिलीज होता है एंड इट गेट्स पुश्ड फॉरवर्ड, ये आगे की तरफ आता है, ठीक है, ये देख रहे हो, ये आगे की तरफ आएगा। लेकिन चूंकि हमने इन सबको जो है रिलैक्स कर दिया है, अल्फा 1 को ब्लॉक करके ये सारे स्ट्रक्चर्स को हमने रिलैक्स कर दिया है, जिससे कि अब ये जो सीमेन है ना, ये सीमेन ये वापस चला जाएगा, क्योंकि दिस इज द पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस, ठीक है, तो इधर चला जाएगा, तो जिसको हम लोग कहते हैं रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन। ये मैनिफेस्ट कैसे करेगा, एज इम्पोटेंस, ठीक है। और ये किन ड्रग के साथ ज्यादा है, विद टैमसुलोसिन एंड सिलोडोसिन आपको हो जाएगा। आइस के साथ क्या करेगा, रेडियल मसल ऑफ आइरिस पे जो अल्फा 1 होते हैं उसको ब्लॉक करेगा, जिससे माइल्ड मायोसिस होगा, और उसी रिलैक्सेशन की वजह से आइरिस हमारी लूज और फ्लैसिड होगी, जिसमें कि कैटरैक्ट सर्जरी के दौरान जो होता है वो फ्लॉपी आइरिस सिंड्रोम होता है। ये बहुत हिट चीज है, ये पूछा जाता है, ठीक है। और दूसरी अच्छी बात क्या है, क्योंकि ये M3 के ऊपर कोई एक्टिविटी नहीं है, इसलिए एकोमोडेशन जो है वो हमारा मेंटेन रहेगा, ठीक है। ब्लड वेसल जो है नेजल मिकोसा का, वहां वो वैसोडाइलेशन होगा, जिससे कि नेजल कंजेशन हो जाएगा, ठीक है। अब अल्फा 2 रिसेप्टर की ब्लॉकेज से क्या होगा, क्योंकि जानते हैं हम लोग अल्फा 2 जो होता है प्री साइनेप्टिक के ऑटो रिसेप्टर्स होता है, ठीक। ये क्या करता है, ये इनहिबिट करता है एसिटाइल कोलिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन के रिलीज को। तो अब अगर हमने अल्फा 2 को ब्लॉक कर दिया तो नॉरएपिनेफ्रिन और एसिटाइल कोलिन का रिलीज इंक्रीज होगा, और ये अल्फा और बीटा को जाके स्टिमुलेट करेगा, जिससे क्या क्या हो सकता है, टैकीकार्डिया, पाल्पिटेशन, ये सब हुआ, तो इंक्रीज्ड ऑक्सीजन डिमांड बाय द मायोकार्डियल सेल्स, ठीक। साथ साथ हमारा स्वेटिंग होगा, हाइपरटेंशन होगा, हाइपरग्लाइसीमिया भी होगा, एंजाइटी एंड एजिटेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। ये सारे इफेक्ट्स हो सकते हैं हमारे अल्फा 2 के ब्लॉकेट से, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट फिनोमेनन जिसको हम लोग कहते हैं डेल्स वैसोमोटर रिवर्सल। देखो होता क्या है, एपिनेफ्रिन में हमने देखा था कि एपिनेफ्रिन का जब हम लोग लोअर डोज देते हैं तो देयर इज मोर रिक्रूटमेंट ऑफ बीटा 2 रिसेप्टर्स, ठीक है, जिससे कि वैसोडाइलेशन होता है। बट व्हेन वी इंक्रीज द डोज देयर इज मोर रिक्रूटमेंट ऑफ बीटा 1 एंड अल्फा 1, ठीक है। तो यहाँ पे हमको क्या देखने को मिलेगा कि जब इनिशियली हमने जब एड्रेनलिन इंजेक्ट किया तो वहां पे हमको देखने को मिलेगा कि अल्फा 1 और बीटा 1 का जो है रिक्रूटमेंट ज्यादा हुआ, जिससे कि हमारा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ा। लेकिन जैसे जैसे कंसंट्रेशन ब्लड में कम होगा, बीटा 2 का एक्टिवेशन जो है वो प्रीडोमिनेंट हो जाएगा, जिससे कि हमारा वैसो डायलेशन होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग कहते हैं प्रेशर रिस्पॉन्स, क्योंकि पहले जो है हमारा वैसो कंस्ट्रिक्शन हुआ और ब्लड प्रेशर बढ़ा।
लेकिन अगर इससे पहले हम लोग अल्फा ब्लॉकर हम लोग दे दिए, जैसे कि फेंटोलअमीन जो कि नॉन सेलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर है, ये दे दिया हमने, तो क्या करेगा ये अल्फा 1 को तो ये ब्लॉक कर दिया। अब अल्फा 1 की वजह से जो वेसोकंस्ट्रिक्शन हो रहा था नहीं होगा। अब यहाँ पे मेनली हमारा अनअपोज्ड बीटा 2 वेसोडायलेशन होगा, जिसको हम कहते हैं डिप्रेसिव रिस्पॉन्स। ये यूनिवर्सिटी क्वेश्चंस में पूछा जाता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं सिलेक्टिव अल्फा 1 ब्लॉकर और नॉन सिलेक्टिव ब्लॉकर के बीच का डिफरेंस। देखो वेसोडायलेशन दोनों में अच्छा खासा होगा, फॉल इन बीपी भी दोनों में ज्यादा होगा। ठीक है, अब नाइट्रिक ऑक्साइड का रिलीज जो है, सॉरी, नॉर इपिनेफ्रिन का जो रिलीज है यहाँ पे नहीं होगा। क्यों? बिकॉज अल्फा 2 जो है इट इज इंटैक्ट। ठीक है, यहाँ अल्फा 2 इंटैक्ट नहीं है, अल्फा 2 ब्लॉक हो गया, तो यहाँ नॉर एपिनेफ्रिन का रिलीज बढ़ जाएगा। ठीक है, इस वजह से यहाँ क्या हो रहा है, हमारा माइल्ड टैकिकार्डिया होगा और यहाँ टैकिकार्डिया प्रोनाउंस्ड होगा, क्योंकि बहुत सारा नॉरएपिनेफ्रिन आ रहा है और वो बीटा रिसेप्टर से काम करके हमारे हार्ट रेट को इंक्रीज कर देगा। तो सिलेक्टिव में क्या होता है कि अगर देखो जैसे बीपी तो फॉल हुआ ढेर सारा, बैरो रिसेप्टर रिफ्लेक्स इसका एक्टिवेट होगा। ठीक है, और यहाँ पे जो सिंपैथेटिक फायरिंग है, ये सिंपैथेटिक फायरिंग इंक्रीज होगा और नॉर इपिनेफ्रिन के थ्रू बीपी को ये बढ़ाएगा। लेकिन अच्छी बात क्या है यहाँ पे, देखो अल्फा 2 चूंकि इसमें प्रेजेंट है, अल्फा 2 इसको डिटेक्ट करेगा और ब्लॉक करेगा फर्दर नॉर इपिनेफ्रिन के रिलीज को, इसलिए जो रिफ्लेक्स टैकिकार्डिया है ये हमारा माइल्ड होगा। ठीक है, लेकिन इसके केस में हमने देखा कि भाई सिंपैथेटिक फायरिंग जो है वो बढ़ा। क्यों? क्योंकि बैरो रिसेप्टर रिफ्लेक्स एक्टिवेट हुआ, इससे हमारा क्या हुआ, हार्ट रेट बढ़ा। और साथ साथ क्या हुआ, चूंकि अल्फा 2 ब्लॉकेड है, ठीक है, तो अल्फा 2 ब्लॉकेड की वजह से क्या होगा कि हमारा और ज्यादा हार्ट रेट बढ़ेगा। ठीक, तो हमारा ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन जो है ये दोनों के साथ देखने को मिलता है। ठीक है, तो चाहे वो सिलेक्टिव हो या नॉन सिलेक्टिव हो, दोनों के साथ हमारा ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन दिखने को मिलता है। लेकिन सिलेक्टिव के साथ फायदा क्या होगा कि देयर विल बी नो पाउंडिंग टैकिकार्डिया, मतलब हार्ट रेट बहुत तेज नहीं बढ़ेगा। लेकिन नॉन सिलेक्टिव के साथ हमने समझ लिया है क्यों बढ़ेगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं, अब इंडिविजुअल ड्रग्स की बात करते हैं। इरिवर्सिबल नॉन सेलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर, जिसको हम लोग कहते हैं फेनॉक्सीबेंजामिन। ठीक है, तो ये कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है, ठीक है, अल्फा रिसेप्टर के साथ, जिसकी वजह से क्या होता है, इसका लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है, लगभग 3 to 4 days इवन आफ्टर द स्टॉपिंग द ड्रग। क्यों? क्योंकि जब तक न्यू रिसेप्टर्स नहीं बनेगा तो उस पर फिर कैसे हमारा जो है एंडोजीनस कैटेकोलामाइन या एगोनिस्ट काम करेगा, इसी वजह से इसका लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है। और चूंकि ये क्रॉस करता है ब्लड ब्रेन बैरियर को, तो उसके अपने साइड इफेक्ट्स होंगे। क्लिनिकल यूज इसका मेनली क्या होता है कि इसको हम लोग फ्यूक्रोमोसाइटोमा का जो सर्जरी होता है उस सर्जरी में से पहले हम लोग जो है इसको चलाते हैं। ठीक है, इन कॉम्बिनेशन विथ बीटा ब्लॉकर। और ये परमानेंट ब्लॉकेड है, ये बात कर लिया। तो हम इसको 3P से याद रखेंगे, फेनॉक्सीबेंजामिन को 3P से याद रखो। P फॉर फेनॉक्सीबेंजामिन, P फॉर परमानेंट ब्लॉकेड एंड P फॉर फियोक्रोमोसाइटोमा। ठीक है, परमानेंट ब्लॉकेड से पता चला कि ड्यूरेशन ऑफ एक्शन 3 to 4 days है। क्यों? क्योंकि सिंथेसिस ऑफ रिसेप्टर्स में इतना टाइम लग जाता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं फेंटोलअमीन की। इसका ऑनसेट जो है बहुत फास्ट है, लेकिन ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इसका कम है। ठीक है, तो इसमें क्या देखने को मिल रहा है, ट्रांजिएंट अल्फा ब्लॉकेड। ठीक है, तो इसको हम कहाँ यूज करेंगे, अगर मान लो कि कोई कंडीशन है जिसमें कि कैटेकोलामाइन ज्यादा बढ़ गया बॉडी में, जिससे कि हाइपरटेंसिव इमरजेंसीज हो रही है, वहां हम लोग इसको दे सकते हैं। शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है और रैपिड ऑनसेट है। ठीक है, तो ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन में यूज कर सकते हैं, डोज टाइट्रेट करने में आसानी होती है। दूसरा, फियोक्रोमोसाइटोमा के दौरान अगर हाइपरटेंसिव इमरजेंसीज आ गई तो वहां, और दूसरा अगर मान लो वैसोप्रेसर ड्रग्स दिया और वो अगर लोकल एक्स्ट्रावेसेशन अगर उसका हो गया, तो वहां पे भी हम लोग आईवी फेंटोलअमीन देते हैं। तो ये याद रखेंगे, 2P, P फॉर फेंटोलअमीन एंड P फॉर प्रॉम्प्ट एंड शॉर्ट एक्टिंग। ठीक है, अब हम लोग आते हैं प्राजोसिन के ऊपर। ठीक है, तो प्राजोसिन जो होता है ये क्या होता है हमारा, इट इज अ बैलेंस्ड आर्टेरियोलर एंड वेनस डायलेटर होता है। ठीक है, और साथ साथ क्या करता है ना, चूंकि ये इनहिबिट करता है फॉस्फोडाइस्ट्रेज एंजाइम को, जिस वजह से क्या करता है, ये हमारा वैसोडाइलेशन कॉज कराता है। क्योंकि फॉस्फोडाइस्ट्रेज एंजाइम क्या करता है, साइक्लिक एएमपी को डिग्रेड करता है। अब चूंकि ये इनहिबिट हो गया तो साइक्लिक एएमपी बढ़ गया, जिससे वैसोडाइलेशन होगा। ठीक है, अब प्राजोसिन जो है चूंकि सेलेक्टिव में आता है, इससे रिफ्लेक्स टैकिकार्डिया जो है वो कम होगा। दूसरे इसके एक अच्छी इफेक्ट क्या है कि ये एचडीएल को बढ़ाता है, सिलेक्टिव अल्फा 1 ब्लॉकर एचडीएल को बढ़ाता है। और दूसरा लाइपोप्रोटीन लाइपेज की एक्टिविटी को बढ़ाएगा।
ठीक है, और एलडीएल रिसेप्टर्स के अप रेगुलेशन करेगा, जिससे कि वीएलडीएल और एलडीएल कम होता है, तो इसका लिपिड प्रोफाइल पे अच्छा इफेक्ट है और ब्लड शुगर पे इसका एडवर्स इफेक्ट नहीं देखने को मिलता है। हाफ लाइफ इसका 2 से 3 घंटा होता है, लेकिन चूंकि इसका टिश्यू बाइंडिंग ज्यादा होता है तो इसका इफेक्ट जो है 6 से 8 घंटा चलता है। इसको हम 2 से 3 बार हम डोज में काम चल जाएगा। प्रिंसिपल इसका यूज क्या है कि हाइपरटेंशन अगर बीपीएच के साथ है, हाइपरटेंशन अगर डिसलिपिडेमिया के साथ है, या रेनॉल्ड्स डिजीज के केस में हम इसको दे सकते हैं। और प्राजोसिन के साथ सबसे इंपॉर्टेंट जो फर्स्ट डोज फेनोमेनन है, ये मैक्सिमली दिखता है हमारे प्राजोसिन के साथ। और कमिंग टू टेराजोसिन एंड डॉक्साजोसिन, इन दोनों का जो है ड्यूरेशन ऑफ एक्शन लॉन्गर होता है। तो चूंकि देखो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन लॉन्गर होता है, ये बाइंड कर रहा है ज्यादा देर तक अल्फा 1 के साथ, तो उससे क्या हो रहा है ना कि हमारा जो फर्स्ट डोज फेनोमेनन का चांसेस कम हो रहा है। ठीक है, हो तो रहा है लेकिन कम हो रहा है। ठीक है, तो टेराजोसिन का जो है 12 घंटा, 13 से याद रखो, 13 ठीक है, 13 घंटा, एंड डॉक्साजोसिन मतलब डबल, 2 मीन्स डबल कर दो तो ये 24 घंटा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं टैमसोलोसिन, सिलोडोसिन एंड अल्फाजोसिन, जो कि यूरो सेलेक्टिव अल्फा 1A ब्लॉकर है। ये यूज होता है सिम्टोमेटिक बीपीएच के केस में। ठीक है, जैसा हमने देखा कि इसका साइड इफेक्ट है रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन एंड इंट्रा ऑपरेटिव फ्लॉपी आइरिस सिंड्रोम ड्यूरिंग कैटरैक्ट सर्जरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखना है हम लोग को। ठीक है, अब इसमें क्या है कि हमारा जो है, मान लो कि पेशेंट को अगर टेराजोसिन डॉक्साजोसिन देने के बावजूद भी उसको जो है हमारा डिजीनेस आ रहा है, जबकि उसके साथ फर्स्ट डोज हाइपरटेंशन कम है, फिर भी आ रहा है, तो हम वहां हम लोग टैमसोलोसिन दे सकते हैं। ठीक है, स्पेशली इन बीपीएच पेशेंट्स। ठीक है, तो अब मान लो सिलोडोसिन, सिलोडोसिन का जो होता है ना, हायर सेलेक्टिविटी होता है फॉर अल्फा 1A के लिए। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग बात करेंगे कि हायर सेफ्टी फॉर इजैकुलेटरी फंक्शन में ये काम करता है। ठीक है, और अगर जो एल्फोजोसिन है, एल्फोजोसिन के साथ क्या होता है हमारा कि ये फंक्शनली यूरो सेलेक्टिव होता है। ऐसे अगर हम केमिकली बात करें, रिसेप्टर वाइज रिसेप्टर सेलेक्टिविटी भी हम बात करें, तो ये अल्फा 1A 1B 1D ये तीनों से बाइंड करता है नॉन सेलेक्टिवली, लेकिन ये चूंकि ये प्रेफरेबली कॉन्सेंट्रेट होता है हमारे प्रोस्टेट के टिश्यूज में और ब्लड वेसल्स में कम जाता है, इसीलिए इसका ब्लड वेसल्स के रिसेप्टर्स पे कम इफेक्ट है। मेनली इसका इफेक्ट हमारे कहाँ पे है, तो प्रोस्टेट टिश्यू पे है। तो इसके साथ हमारा लोवेस्ट रिस्क ऑफ इजैकुलेटरी साइड इफेक्ट होता है। ठीक है, अब हम लोग अल्फा ब्लॉकर्स का जो है क्लिनिकल यूजेस है, हम लोग वो देखते हैं। हम लोग एसेंशियल हाइपरटेंशन में कहाँ यूज करते हैं, जहां अगर बीपीएच है, ठीक है, रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन अगर है मरीज को, या पेशेंट आर अनएबल टू टॉलरेट फर्स्ट लाइन ड्रग्स। फर्स्ट लाइन इसको इसलिए नहीं यूज करते हैं क्योंकि इसके साथ पोस्चरल हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम है। ठीक है, उसके साथ साथ फर्स्ट डोज फेनोमेनन का भी प्रॉब्लम है। ठीक है, ये हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसका कार्डियोवैस्कुलर प्रोटेक्शन उतना बेहतर नहीं है और इसमें हार्ट फेलियर के जो है केसेस देखने को मिलते हैं। ठीक, अब दूसरा इसका है कहाँ पे, लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट सिम्टम्स जो हो रहे हैं बीपीएच के केस में, वहां हम लोग इसको यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं, देखो जो हमारा बीपीएच होता है जिसमें यूरिन आउटफ्लो कम हो जाता है, उसमें 2 कंपोनेंट होता है। वन इज द स्टैटिक कंपोनेंट, ठीक है, जो कि स्ट्रक्चरल कंपोनेंट कहते हैं, जिसको कि प्रोस्टेटिक एनलार्जमेंट है। ठीक है, प्रोस्टेटिक एनलार्जमेंट है। एंड दूसरा डायनेमिक या फंक्शनल कंपोनेंट है, जिसको हम लोग कहते हैं मतलब कि स्मूथ मसल जो टोन है वो इंक्रीज हो जाता है। तो अब जो प्रोस्टेटिक एनलार्जमेंट है, जो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है, इसके लिए तो हम ऐसी दवा देंगे जो कि धीरे धीरे इसके ग्रोथ को रोके, है ना। तो उसके लिए हम लोग देते हैं 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर। ठीक है, फिनेस्टेराइड जैसा जो ड्रग है वो हम लोग देते हैं, लेकिन इसमें लंबा समय लगता है, 3 से 6 महीने का टाइम लग जाता है। तो हमको मरीज को आराम देना है, तो आराम देने के लिए जरूरी है कि कोई ऐसी दवा दें जो इस डायनेमिक कंपोनेंट को कम करे। तो इस डायनेमिक कंपोनेंट को कम करने के लिए हम अल्फा 1 ब्लॉकर देते हैं। तो ये क्या करता है, स्मूथ मसल का जो टोन है उस टोन को रिलैक्स करता है, जिससे कि हमारा यहाँ जो कंस्ट्रिक्शन हो रहा था हमारे यूरेथ्रा का, वो कंस्ट्रिक्शन थोड़ा सा रिमूव होगा, यूरिन आउटफ्लो बेहतर होगा, तो ये काफ़ी जल्दी रिलीफ मिलता है। ठीक है, तो अगर किसी पेशेंट को टिपिकल बीपीएच है, ठीक है, और जिसमें बहुत ज़बरदस्त किस्म का जो है उसको लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट सिम्टम आ रहा है, फ्रीक्वेंसी है, अर्जेंसी है बहुत ज़्यादा, तो बेस्ट ड्रग है इसका टैमसोलोसिन है। लेकिन अगर किसी पेशेंट को अगर हाइपोटेंशन का कंसर्न है तो भी हम इसको टैमसोलोसिन देंगे, एल्फोजोसिन देंगे। लेकिन अगर इजैकुलेटरी डिसफंक्शन का कंसर्न है कि ये मिनिमम इजैकुलेटरी साइड इफेक्ट हो तो एल्फोजोसिन देंगे। ठीक है, अब फियोक्रोमोसाइटोमा में भी हम लोग अल्फा 1 ब्लॉकर को देते हैं। तो फियोक्रोमोसाइटोमा क्या है, न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर है, जो कि कहाँ से आता है, एड्रिनल मेड्यूला में जो क्रोमैटिन सेल्स होते हैं वहां से ये डेवलप करता है, जिसकी वजह से बहुत मैसिव अमाउंट में एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन का रिलीज होता है। इसकी वजह से जो है पैरोक्सिस्मल
हमारा वैसो कंस्ट्रिक्शन एंड कार्डियक स्टिमुलेशन होता है, जिससे कि हमारा सीवियर पाउंडिंग हेडेक है, ठीक है, सीवियर पाउंडिंग हेडेक है। ये जो होता है ना, ये तीनों इसका जो यहाँ पे लिखा हुआ है, सीवियर पाउंडिंग हेडेक, प्रोफ्यूज स्वेटिंग एंड पैल्पिटेशन, दिस इज द ट्रायड ऑफ फियोक्रोमोसाइटोमा, क्लासिकल ट्रायड है। तो इसकी वजह से यहाँ पे हाइपरटेंसिव क्राइसिस होता है। तो इसका जो है डेफिनेटिव ट्रीटमेंट जो है सर्जरी है, जिसमें हम लोग एड्रेनलेक्टोमी करते हैं, जो एड्रेनल ग्लैंड से उसको हम लोग रिमूव करते हैं, ठीक है। लेकिन उसको रिमूव करने से पहले हमको मेडिकल प्रिपरेशन करना होता है फॉर 1 to 2 वीक्स। उस मेडिकल प्रिपरेशन में हम लोग क्या करते हैं कि कैटेकोलामाइन रिसेप्टर्स जो है उनको ब्लॉक करते हैं, ताकि बीपी हमारा नॉर्मलाइज हो जाए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इतना इंटेंस वैसोकंस्ट्रिक्शन होता है ना, जो कि फ्लूइड जो है वो भी हमारा जो है थर्ड स्पेस में चला जाता है, तो हमारा फ्लूइड डेफिसिट होता है। तो अब मान लो कि तुमने अगर मरीज को सर्जरी करके ग्लैंड हटाया तो हार्मोन कम होंगे। अब जैसे हार्मोन कम होंगे तो जो सीवियरली वैसो कंस्ट्रिक्टेड जो हमारे वेसल्स थे वो तो वाइड ओपन हो जाएंगे। अब इनके वाइड ओपनिंग से क्या होगा कि फ्लूइड डेफिसिट था तो बीपी बहुत जल्दी गिर जाएगा, ठीक है, वो हाइपोटेंशन में चला जाएगा, वो एक अपने लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ रिसेप्टर्स को ब्लॉक करते हैं, और साथ में जो फ्लूइड डेफिसिट है, डिस्पाइट hypertensive crisis, we judicially increase the fluid component of the body, ठीक है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा कि अल्फा को पहले ब्लॉक करना है। क्यों? क्योंकि अगर आपने अल्फा से पहले बीटा को ब्लॉक कर दिया तो अल्फा और ज्यादा वैसोकंस्ट्रिक्शन कॉज कराएगा। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, वैसोकंस्ट्रिक्शन के कंपोनेंट को कम करते हैं, ठीक है। जब वो कम हो जाता है उसके 2-3 दिन बाद से फिर हम लोग हार्ट की जो है कॉन्ट्रैक्टिलिटी और रेट को कम करते हैं, ठीक है। और हमने जैसे बात किया कि पोस्ट ऑपरेटिव हाइपोटेंशन से बचने के लिए हमको फ्लूइड की बहुत ज़रूरत होती है, तो ये बात हमने कर लिया है। अब इसमें दूसरी ड्रग्स एक आती है मेटिरोसिन, हम लोग देते हैं, जो टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज इनहिबिटर होता है, ठीक है। इससे क्या होगा, कैटेकोलामाइन प्रोडक्शन लगभग 80% से कम होगा। ये तब देते हैं जब सर्जिकल रिमूवल पॉसिबल नहीं है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात, लेबेटोलोल जो है, जो कि अल्फा प्लस बीटा ब्लॉकर है, उसको हम नहीं यूज़ करते हैं फियोक्रोमोसाइटोमा में। कुछ जगह लिखा हुआ है बुक्स में यूज़ करते हैं, बट मैंने जो देखा है उसमें मुझे यही समझ में आया है कि इसको बिल्कुल नहीं यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसका बीटा ब्लॉकर एक्टिविटी जो होती है इट इज़ मोर देन अल्फा, तो इट विल बी ट्रबलसम फॉर द पेशेंट, है ना, इसको नहीं यूज़ करना है। अगर इंट्रा ऑपरेटिव फियोक्रोमोसाइटोमा में अगर इंट्रा ऑपरेटिव हमारा हाइपरटेंसिव क्राइसिस आ गया तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, कुछ फास्ट एक्टिंग ड्रग्स देंगे इंट्रावेनसली, जिससे कि बीपी हमारा कंट्रोल हो सके, जैसे सोडियम नाइट्रोक्लोराइड, फेंटोलअमीन एंड इस्मोलॉल, ठीक है। अब मान लो कैटेकोलामाइन इंड्यूस्ड हाइपरटेंसिव क्राइसिस है, वो कहाँ कहाँ हो सकता है। मान लो कि माओ इनहिबिटर कोई मरीज ले रहा था, उसने साथ में टायरामिन कंटेनिंग फूड ले लिया, ठीक है। दूसरा कि मान लो एम्फेटामिन की ओवरडोज ले ली, दूसरा कि कोकीन ड्रग का ओवरडोज ले लिया। ये सब प्रेजेंट करेगा हाइपरटेंसिव क्राइसिस के साथ। क्यों? क्योंकि इसमें एक्सेस आपको कैटेकोलामाइन रिलीज होगा और हाइपरटेंसिव क्राइसिस होगा, जिस वजह से एक्सेस हमारा अल्फा 1 मेडिएटेड वैसोकंस्ट्रिक्शन होगा, बीपी बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा। तो इस केस में हम लोग आईवी फेंटोलअमीन हम लोग देते हैं और बीटा ब्लॉकर को अवॉइड करते हैं। नाउ कमिंग टू द एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ अल्फा ब्लॉकर्स, तो यहाँ हम लोग बात करेंगे कि एक तो पोस्चुरल हाइपोटेंशन हो रहा है ना, और एक इसका फर्स्ट डोज फिनोमिनन हो रहा है। देखो होता क्या है, देखो अगर पहले हम फर्स्ट डोज फिनोमिनन पे चलें, ठीक है। मान लो कि फर्स्ट डोज हमने दिया या रैपिडली हमने डोज को इंक्रीज किया, या मान लो कि हमने दवा ले रहे थे, फिर कुछ दिन छूटा, फिर से दवा लिए, तो यहाँ पे क्या होता है ना कि दवा लेने के 30 से 90 मिनट के बाद से, ठीक है, बीपी फॉल करता है, बीपी फॉल करता है, जिससे कि डिजीनेस होगा, ठीक है। तो ये क्या होता है ना, ये चीज़ खुद ब खुद ठीक हो जाती है ना। इसलिए जब स्टार्टिंग में हम देते हैं तो लो डोज पे देते हैं, बेड टाइम पे देते हैं, और मरीज को स्पेशली एल्डरली को हम बता देते हैं कि भाई इस दवा के साथ आपको थोड़ा चक्कर आने का खतरा रहता है, लेकिन ये चीज़ जो है ना अपने आप वक्त के साथ ठीक हो जाती है। पोस्चुरल हाइपोटेंशन, इसमें क्या होता है कि अगर हम बैठे हैं और अचानक से खड़े होते हैं तो 3 मिनट के अंदर अंदर हमारा एसबीपी जो होता है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 20 या उससे ज़्यादा जो है फॉल करेगा, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 10 या उससे ज़्यादा फॉल करेगा। इसमें हो क्या रहा है कि पुलिंग ऑफ ब्लड हो रहा है लोअर लिम्ब में, जिससे कि हमारा ब्लड प्रेशर फॉल कर रहा है। ब्लड प्रेशर फॉल करने की वजह से हमारा क्या हो रहा है, जो ब्लड वेसल्स है उस पर जो स्ट्रेच हो रहा है वो स्ट्रेच कम हो रहा है, जिसको हमारा डिटेक्ट कर ले रहा है बैरो रिसेप्टर रिफ्लेक्स, और जिससे कि हमारा सिंपैथेटिक डिस्चार्ज इंक्रीज हो रहा है और वेगल जो इनिबिशन है वो भी डिक्रीज हो रहा है। इस दोनों की वजह से क्या हो रहा है, हार्ट रेट हमारा बढ़ रहा है, दूसरा ब्लड वेसल्स में वैसो कंस्ट्रिक्शन देखने को मिल रहा है, जिससे कि बीपी रीस्टोर हो जा रहा है। लेकिन अब अगर हम लोग इस वैसो कंस्ट्रिक्शन को ब्लॉक कर दें विद द हेल्प ऑफ अल्फा 1 ब्लॉकर्स तो बीपी रीस्टोर नहीं हो पाएगा। तो ये जो
पोस्चरल हाइपोटेंशन होता है। दिस इज डोज लिमिटिंग साइड इफेक्ट, इस वजह से हम डोज ज़्यादा नहीं बढ़ा पाते हैं। ये किसी भी वक्त आ जाता है, ठीक है, और ये कॉमन है सबके लिए, है ना। और यहाँ जो है फर्स्ट डोज फिनोमिनन जो है ये सब में सब में नहीं आता है, किसी किसी में आता है, और ये अक्सर जो है दवा लेने के 30 से 90 मिनट के बाद आता है। रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया की हमने बात की थी, तो रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया जो है वो सिलेक्टिव में कम होता है, नॉन सिलेक्टिव में ज़्यादा होता है। तो उसकी वजह से ऑक्सीजन डिमांड बढ़ेगा हार्ट का, जिससे कि एंजाइना और एरिथमिया प्रेसिपिटेट हो जाएगा, नेजल कंजेशन होगा। अब चूंकि सीएनएस को क्रॉस करेगा कुछ जो है ब्लड, कुछ जो है ड्रग्स, तो वो हेडेक, डिजीनेस और फटीग हमारा कॉज कराएगा। पेरिफेरल एडिमा भी हो सकता है, ठीक है, सेक्सुअल डिस्फंक्शन हो सकता है, ठीक है, और इंट्रा ऑपरेटिव फ्लॉपी आइरिस सिंड्रोम होता है जो कि मैक्सिमम देखा जाता है टैमसोलोसिन के साथ, ठीक है। ये सारी चीज़ मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी डिस्कस हो गया है। नाउ प्रिकॉशंस क्या लेना है अल्फा ब्लॉकर के साथ, कि जो एल्डरली पेशेंट्स हैं हु आर मोर प्रोन टू फॉर फॉल, मोर प्रोन टू डिजीनेस, तो उनमें इन दवा को स्टार्ट स्लो, स्टार्ट लो एंड गो स्लो, कम डोज में देना है और धीरे धीरे बढ़ना है। दूसरा, अगर कॉन्कोमिटेंट दूसरी अगर कोई एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स चल रही हैं जैसे कि एसीई इनहिबिटर, एआरबी, डायूरेटिक्स या वैसोडायलेटर, तो इसमें क्या हो रहा है कि इसमें भी हमारा बीपी कम हो रहा है, और इसमें अगर हम अल्फा ब्लॉकर भी दे देंगे तो क्या होगा कि बीपी ज़्यादा कम होगा और हाइपोटेंशन हो जाएगा, ठीक है। अब मान लो कि फॉस्फोडाइस्ट्रेस 5 इनहिबिटर दे रहे हैं, जो क्या कर रहा है, साइक्लिक ईएमपी के डिग्रेडेशन को इनहिबिट कर रहा है, तो साइक्लिक ईएमपी जब ज़्यादा होगा तो वैसोडाइलेशन होगा। ड्रग्स लाइक सिल्डेनाफिल, डेडालाफिल, वार्डेनाफिल, दीज आर द ड्रग्स विच आर ऑल्सो यूज फॉर इरेक्टाइल डिसफंक्शन। तो उन पेशेंट्स में अल्फा ब्लॉकर्स को जो है वो हम लोग को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा हाइपोटेंशन हो जाएगा और डिजीनेस एंड सिंकोप हो जाएगा, और अचानक गिर जाने से सर में चोट या कहीं भी चोट लग सकती है, ठीक है। CYP3A4 इनहिबिटर्स जो हैं जैसे कि कीटोकोनाजोल, क्लैरिथ्रोमाइसिन, रिटोनाविर, इनके साथ भी इनको हमको बहुत जुडिशियसली यूज करना है, क्योंकि ये इस दवा के मेटाबॉलिज्म को इनहिबिट करते हैं, जिससे इनका प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करता है और बीपी बहुत ज़्यादा फॉल करता है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं बीटा ब्लॉकर्स की तरफ। नाउ स्टार्टिंग फ्रॉम द बीटा ब्लॉकर्स, तो बीटा ब्लॉकर्स जो है ये भी कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज्म कॉज करता है, जो कि कार्डियोवैस्कुलर और मेटाबॉलिक इफेक्ट्स जो है हमारे उसको कैटेकोलामाइन के इफेक्ट्स को कम करता है। देखो रेस्ट पे क्या है, सिंपैथेटिक टोन जो होता है वो लो होता है, ठीक है, तो वहाँ बीटा ब्लॉकर देंगे तो रेस्टिंग हार्ट रेट में ना बहुत ज़्यादा कमी नहीं आएगी, क्योंकि ऑलरेडी जो है हमारा सिंपैथेटिक टोन कम है। लेकिन जब एक्सरसाइज के टाइम में, स्ट्रेस के टाइम में क्या होता है कि सिंपैथेटिक टोन हाई रहता है, तो वहाँ पे जब हम देते हैं हमारा बीटा ब्लॉकर देते हैं, तो वहाँ पे जो क्या होता है ना, ग्रेटर रिडक्शन आपको होता है इन हार्ट रेट, ठीक। अच्छा, एक बात यहाँ पे क्लियर करने की बात है कि जो कार्डियो सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स होते हैं जो कि बीटा 1 पे काम करते हैं, तो वो तो मेनली बीटा 1 पे काम किए, लेकिन ये अगर डोज हमने ज़्यादा बढ़ा दिया तो बीटा 2 पे भी उनका इफेक्ट देखने को मिलता है, वो बीटा 2 को भी ब्लॉक करेंगे तो ब्रोंकोस्पाज्म उसमें भी देखने को मिलेगा, ठीक है। नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर में ब्रोंकोस्पाज्म बहुत प्रोमिनेंट होता है, लेकिन कार्डियो सिलेक्टिव में भी अगर डोज हमने काफ़ी बढ़ा दिया तो वहाँ पे भी ब्रोंकोस्पाज्म देखने को मिलता है, ठीक है। इसके फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट्स देखा है, अगर हम लोग बीटा 1 को ब्लॉक करते हैं तो हार्ट रेट में क्या होगा, हमारा हार्ट रेट कम होगा, कॉन्ट्रैक्टिलिटी कम होगा, जो एवी नोड के थ्रू जो कंडक्शन है वो कम होगा, मायोकार्डियम का एक्साइटेबिलिटी कम होगा और ऑटोमेटिसिटी कम होगा, बोथ ऑफ द एसे नोड एज वेल एज द इक्टोपिक पेसमेकर्स। तो इससे क्या होगा कि हमारा कार्डियक आउटपुट कम होगा, साथ साथ ऑक्सीजन डिमांड भी कम होगा, ठीक है। अब हार्ट रेट जो कम हो रहा है तो उससे क्या हो रहा है कि प्रोलॉन्ग डायस्टोलिक फीलिंग हो रही है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे हार्ट के लिए, ठीक है। किडनीज में क्या हो रहा है कि रेनिन रिलीज जो है जेजी सेल से कम हो रहा है। अब रेनिन रिलीज कम होगा तो एंजियोटेंसिन कम होगा, जिससे वैसोकंस्ट्रिक्शन कम होगा, और इसी की वजह से एल्डोस्टेरॉन जब कम हो रहा है तो सोडियम एंड वाटर रिटेंशन भी कम होगा, जिससे कि हमारा बीपी कम होगा, ठीक है। एंटी एरिथमिक इफेक्ट, हमने ये देखा कि ये सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन का जो कार्डियक इफेक्ट है बीटा ब्लॉकर उसको ब्लॉक कर देगा, ठीक है। तो ऐसे नोड और इक्टोपिक पेसमेकर की जो ऑटोमेटिसिटी थी उसको कम किया, साथ साथ एवी नोडल के कंडक्शन को भी कम किया, जिससे कि ओवरऑल जो सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन ऑफ हार्ट कम होगा, जिससे कि हमारा एसवीटीज को कम करेगा और कुछ सिलेक्टेड वीटीज को भी ये सप्रेस करेगा, जिस वजह से एंटी रिथमिक इफेक्ट शो करता है। दूसरा क्या है इसका, कार्डियक ऑक्सीजन बैलेंस। तो देखो ये हार्ट रेट और कॉन्ट्रैक्टिलिटी को कम कर रहा है, उससे क्या हुआ, मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड कम हुआ, ठीक है। साथ साथ
जो हमारा हार्ट रेट कम हुआ तो डायस्टोलिक फीलिंग का जो था वो प्रोलॉन्ग हो गया, ठीक है, कोरोनरी परफ्यूजन टाइम प्रोलॉन्ग हो गया, इससे ज़्यादा ऑक्सीजन मिला हमारे मायोकार्डियम में। तो ये डिमांड को कम करना ना बीटा ब्लॉकर का प्रिंसिपल एंटी हिस्टेमिक मैकेनिज्म होता है। तो इन दोनों की वजह से डिमांड कम और सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन ज़्यादा से क्या होता है, कोरोनरी परफ्यूजन इंक्रीज करेगा, स्पेशली इन केसेस ऑफ स्टेबल एंजाइना, ठीक है। तो ये बहुत यूजफुल इफेक्ट होता है। बीटा 2 ब्लॉकेट करेंगे तो हमारे ब्रोंकाई में क्या होगा कि भाई ब्रोंको स्पाज्म हो सकता है, म्यूकोसिलरी क्लियरेंस कम हो जाएगा और एयरवे रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। ब्लड वेसल्स पे क्या देखने को मिलेगा, देयर विल बी माइल्ड ट्रांजिएंट माइल्ड इंक्रीज इन पेरिफेरल वैस्कुलर रेजिस्टेंस। आईज में ये क्या करता है, सिलेरी मसल से जो है सिलेरी इपिथेलियम से एक्यूस ह्यूमर के प्रोडक्शन को कम करके आईओपी को कम करेगा, ठीक है। लीवर में क्या करेगा, ग्लाइकोजेनोलाइसिस एंड ग्लूकोनियोजेनेसिस को कम करेगा, जिससे कि अगर पेशेंट जो है वो डायबिटीज की दवा ले रहा है तो डिलेड रिकवरी फ्रॉम हाइपोग्लाइसीमिया देखने को मिलेगा। पैंक्रियास से इंसुलिन सिक्रेशन को कम करेगा और स्केलेटल मसल्स में भी बीटा 2 होता है, तो उस बीटा 2 ब्लॉकेट की वजह से वैसोडाइलेशन नहीं होगा तो ब्लड सप्लाई टू द मसल्स कम होगा, जिससे फटीग बढ़ेगा। लेकिन एक फायदा ये होगा कि बीटा 2 मेडिएटेड जो ट्रेमर्स था वो ट्रेमर्स में भी कमी आएगी। अब इंट्रिंसिक सिंपैथोमाइमेटिक एक्टिविटी क्या होती है, देखो ये वो ड्रग्स होते हैं जो कि ब्लॉक करते हैं हमारे, जैसे कि मान लो कि ये हमारा रिसेप्टर है, ठीक है, इस पे हमारा ड्रग आया, आके इससे बाइंड किया, बाइंड करके इस रिसेप्टर को ब्लॉक कर गया। अब बाहर से कुछ भी आ रहा है वो इस पे कोई एक्ट नहीं करने देगा, लेकिन ये जो रिसेप्टर है, ये जो ड्रग है इसका खुद का अपना पार्शियल एगोनिस्ट एक्टिविटी होती है, ठीक है, थोड़ा सा वो स्टिमुलेट करता है, ठीक। इससे क्या होगा कि जो ब्रैडीकार्डिया हो रही थी बीटा ब्लॉकर के साथ वो थोड़ी कम होगी और कार्डिक आउटपुट जो कम हो रहा था वो भी थोड़ा कम होगा, ठीक है। इसका एग्जांपल हम लोग देखते हैं, ठीक है। मान लो कि बीटा 1 और बीटा 2 एक स्विच की तरह हमने मान लिया, अगर कोई बीटा ब्लॉकर हमने नहीं दिया तो स्विच मानो 100% ऑन है, एक एग्जांपल है, ठीक है। लेकिन अगर बीटा ब्लॉकर हमने दे रखा है तो स्विच जो है वो कंप्लीटली ऑफ है, ठीक है, तो ये प्योर बीटा ब्लॉकेट हो जाएगा। लेकिन अब एक ड्रग मान लो वाई है, जिसमें कि क्या है हमारा कि वो ब्लॉक तो कर रहा है रिसेप्टर्स को लेकिन खुद का पार्शियल एगोनिस्ट एक्टिविटी है, तो इससे क्या होगा कि कैटेकोलामाइन का एक्शन ब्लॉक हो जाएगा, लेकिन उसके पार्शियल एगोनिस्ट एक्टिविटीज की वजह से थोड़ी बहुत स्टिमुलेशन होगी रिसेप्टर्स की, तो इसको हम लोग कहते हैं बीटा ब्लॉकर विद इंट्रिंसिक सिंपैथोमाइमेटिक इफेक्ट, ठीक। अब इसी का क्लिनिकल सिनेरियो है, जैसे हमने पहले भी बात किया था कि रेस्टिंग में हमारा लो सिंपैथेटिक टोन होता है, तो वहाँ पे अगर हम लोग नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर देते हैं प्रोपेनोलॉल, तो वो हार्ट रेट को डिक्रीज करेगा 70 से 50 पे, ठीक है। कभी कभी एक्सेस ब्रैडीकार्डिया भी हो जाएगा, जिससे फटीग भी होगा और कोल्ड एक्सट्रीमिटीज भी हो सकता है। लेकिन ये जो पेंडोलोल है जो कि इंट्रिंसिक सिंपैथोमाइमेटिक एक्टिविटी के साथ है, ये भी नॉन सिलेक्टिव है लेकिन ये सिंपैथोमाइमेटिक एक्टिविटी है, तो हार्ट रेट को कम करेगा लेकिन बहुत ज़्यादा कम नहीं करेगा, ठीक है। तो इसमें बहुत ज़्यादा ब्रैडीकार्डिया नहीं होगा और बहुत ज़्यादा हमारा कार्डिक आउटपुट भी नहीं घटेगा, ठीक है। अब एक्सरसाइज के दौरान जब एड्रेनलिन रिलीज हुआ बहुत ज़्यादा, तो हार्ट रेट जो है मान लो वो बढ़ा दिया, नॉर्मल पर्सन में हार्ट रेट इतना ज़्यादा बढ़ा दिया, लेकिन पेंडोलोल जो ले रहा है मरीज उसमें क्या होगा कि हार्ट रेट बढ़ेगा लेकिन उतना ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। तो ड्यूरिंग द फिजिकल एक्सरसाइज या ड्यूरिंग द स्टिमुलेशन, ठीक है, देयर विल बी नो एक्सेस टैकिकार्डिया, ठीक। उसके अलावा इसके साथ फायदा क्या है, इसका लिपिड प्रोफाइल पे लेस एडवर्स इफेक्ट देखने को मिलता है। अच्छा, इसको हम लोग कॉमनली यूज़ क्यों नहीं करते हैं, देखो होता क्या है कि जो मोस्ट ऑफ द केसेस जो हैं जो एमआई एंजाइना हार्ट फेलियर के हैं, वी वांट टोटल ब्लॉकेड, ठीक है, वी डोंट नीड इंट्रिंसिक सिंपैथोमाइमेटिक एक्टिविटी, तो हम लोग नहीं यूज़ करते हैं। तो इसको यूज़ कहाँ कर सकते हैं, मेनली उन पेशेंट्स में जहाँ की हमको ऑलरेडी जिसमें कि रेस्टिंग ब्रैडीकार्डिया है, ठीक, तो उनमें हम ये ड्रग देते हैं ताकि फर्दर जो है बीटा ब्लॉकर की वजह से ब्रैडीकार्डिया ना हो जाए, बस वहाँ पे इसका ये यूज़ होता है। मेजर क्लिनिकल यूज हम लोग बात कर लें हाइपरटेंशन में, ठीक है। तो हाइपरटेंशन में क्या हो रहा है, जानते ही हैं हम लोग, ब्लड प्रेशर इज द प्रोडक्ट ऑफ कार्डियक आउटपुट एंड सिस्टमिक वैस्कुलर रेजिस्टेंस, ठीक है, एंड कार्डियक आउटपुट इज द प्रोडक्ट ऑफ हार्ट रेट एंड स्ट्रोक वॉल्यूम। तो हमारा बीटा ब्लॉकर हार्ट रेट को, कॉन्ट्रैक्टिलिटी को कम करता है, रेनिन रिलीज को भी कम करता है, ठीक है, और इसके वजह से और क्या करता है, बीटा 2 के ब्लॉकेट से सिस्टमिक वैस्कुलर रेजिस्टेंस जो है हमारा इंक्रीज कर जाता है, ठीक। और इसका जो एंटी हाइपरटेंसिव इफेक्ट है ये डेज लगता है आने में, ऑल्दो अब ये फर्स्ट लाइन ड्रग नहीं रहा, ठीक है। तो हम लोग हाइपरटेंशन में यूजली कौन सी ड्रग्स देते हैं, या तो कार्डियो सिलेक्टिव हम लोग बीटा ब्लॉकर देते हैं, या नहीं तो कार्डियो सिलेक्टिव में है मेटोप्रोलोल बिसोप्रोलोल हो गया, या नहीं तो हम लोग देते हैं बीटा ब्लॉकर विथ सम
वैसोडाइलेटिंग प्रॉपर्टीज लाइक कार्बिडोल एंड नेबिवोलोल। दूसरी आ गया हमारा क्रोनिक स्टेबल एंजाइना, जहां की हमारा सप्लाई एंड डिमांड का जो है मिसमैच है, स्पेशली ड्यूरिंग एक्सर्शन। तो ये एंजाइना के एपिसोड्स को कम करेगा। कैसे? हार्ट रेट और कॉन्ट्रैक्टिलिटी को कम किया तो सिस्टोलिक प्रेशर कम हो गया, ठीक। एंड दूसरा ये क्या हुआ कि सिस्टोलिक प्रेशर कम होने की वजह से डिमांड कम हुई, ठीक है, डिमांड कम हुई और साथ साथ हार्ट रेट जो कम हो रहा था उससे कि डायस्टोलिक फिलिंग का जो है वो प्रोलॉन्ग हो गया, जिससे कि क्या हुआ, कोरोनरी परफ्यूजन इंक्रीज किया। तो इन दोनों की वजह से क्या हुआ, सिम्टम जो है वो इम्प्रूव किया और साथ साथ एक्सरसाइज टॉलरेंस भी इंक्रीज किया। बट ये कोरोनरी वैसोस्पाज्म को रिलीव नहीं कर पाते हैं, इसलिए वैसोस्पैस्टिक एंजाइना में इनका कोई रोल नहीं है। और कार्डियोसेलेक्टिव में हम लोग कार्डियोसेलेक्टिव की बात हम लोग करें तो क्या क्या यूज कर सकते हैं हम लोग क्रोनिक स्टेबल एंजाइना में? हम लोग यूज कर सकते हैं बाम, BAM बाम, बिसोप्रोलोल, एटेनोलोल एंड मेटोप्रोलोल, ठीक है। अब पोस्ट MI एंड क्रोनिक हार्ट फेलियर, देखो ये दोनों केस होता है जिसमें कि देयर इज अ परसिस्टेंट सिंपैथेटिक एक्टिवेशन, ठीक है। MI के बाद भी होता है और क्रोनिक हार्ट फेलियर में भी होता है, ठीक। तो अब इसकी वजह से अगर MI में देख लें तो ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाएगी, ठीक है, एरिथमिया का चांसेस बढ़ जाएगा। तो ये क्या करेगा, बीटा ब्लॉकर हार्ट रेट कॉन्ट्रैक्टिलिटी को कम करेगा, ठीक है, एरिथमिया को सप्रेस करेगा, वेंट्रिकुलर रीमॉडलिंग को कम करेगा, है ना, जो वेंट्रिकुलर रीमॉडलिंग कैटेकोलामाइन की वजह से होता है। और साथ साथ ये इन्फार्क्ट का एक्सपेंशन, जो इन्फार्क्ट हुआ है उसको एक्सपैंड नहीं करने देगा और री इन्फार्क्शन का जो रिस्क था ना उसको भी कम करेगा। तो हमने क्या देखा था कि कार्डियोसेलेक्टिव में क्या यूज कर सकते हैं, मेनली बैम, बिसोप्रोलोल, एटेनोलोल एंड मेटोप्रोलोल, ठीक है, बैम यूज करते हैं। क्रोनिक हार्ट फेलियर में भी जो कि परसिस्टेंट सिंपैथेटिक एक्टिवेशन है तो टैकीकार्डिया तो हो ही रहा है, मायोसाइटिक एपोप्टोसिस देखने को मिल रहा है, वेंट्रिकुलर रीमॉडलिंग देखने को मिल रहा है और कार्डियक फंक्शन भी धीरे धीरे पुअर होता जा रहा है। और लॉन्ग टर्म बीटा ब्लॉकेट देंगे तो सिंपैथेटिक ओवर एक्टिविटी कम होगी, रीमॉडलिंग कम होगी, लेफ्ट वेंट्रिकुलर इजेक्शन फ्रैक्शन इंप्रूव करेगा, साथ साथ सर्वाइवल भी इंप्रूव करेगा। तो इसमें हम लोग जो ड्रग यूज करते हैं दिस इज द BCM, बिसोप्रोलोल, कार्बिडोल एंड मेटोप्रोलोल सक्सिनेट, ठीक है। अब कार्डियक एरिथमिया में हमने देख लिया कि कार्डियक एरिथमिया में इसका क्या काम है। तो ड्रग्स हम लोग यूज करते हैं मेनली एस्मोलोल, मेटोप्रोलोल एंड बिसोप्रोलोल, ठीक है। चलो थायरोटॉक्सिकोसिस या थायराइड स्टॉर्म में क्या होता है ना कि एक्सेस वहाँ T3 T4 होता है, तो टिश्यू जो होता है ना उसकी एनहांस सेंसिटिविटी होती है टू कैटेकोलामाइन, जिससे कि मरीज में टैकीकार्डिया, पाल्पिटेशन, ट्रेमर्स एंड एंजाइटी होने को मिलता है। तो यहाँ पे बीटा ब्लॉकर्स जो है वो सिम्टोमेटिक रिलीफ कॉज कराएगा, साथ साथ ये क्या करता है, पार्शियली इनहिबिट करता है पेरिफेरल कन्वर्जन ऑफ T4 टू T3, ठीक है। तो इसमें हम लोग जो ड्रग्स यूज करते हैं मेनली प्रोपेनोलोल करते हैं। ग्लोकोमा में क्या करता है, हमारे सिलियरी इपिथेलियम में जो बीटा 2 है उनको ब्लॉक करके एक्यूज ट्यूमर के प्रोडक्शन को कम कराता है, जिससे कि इंट्राऑक्यूलर प्रेशर हमारा कम होता है। माइग्रेन में क्या करता है कि जो फ्रीक्वेंसी एंड सिविरिटी ऑफ माइग्रेन है उसको कम करता है, लेकिन ये प्रोफिलैक्सिस की तरह यूज होता है, इट इज नॉट यूजफुल इन एक्यूट अटैक। ड्रग्स विच वी कैन यूज फॉर प्रोफिलैक्सिस प्रोपेनोलोल एंड मेटोप्रोलोल। मसल में जो ट्रेमर्स हो रहा है वो बीटा 2 मेडिएटर होता है, उसको कम करेगा प्रोपेनोलोल, ठीक है। परफॉर्मेंस एंजाइटी जो होती है, मान लो कि स्टेज पे जाके बोलने से पहले, एग्जाम में जाने से पहले, इंटरव्यू में जाने से पहले, या कोई एक्टर है एक्टिंग करने से पहले उसको भी अगर एंजाइटी हो रही है, ठीक है, तो वो क्यों हो रहा है, वो पेरिफेरल एड्रेनर्जिक एक्टिवेशन की वजह से हो रहा है, जिसकी वजह से टैकीकार्डिया, पैल्पिटेशन एंड ट्रेमर्स हो रहा है। तो उसमें अगर हम सिंगल लो डोज प्रोपेनोलोल हम देते हैं, ठीक है, तो वो क्या करेगा कि सिम्टम्स को सप्रेस करेगा विदाउट कॉजिंग सेंट्रल एंजियोलिटिक इफेक्ट्स, मतलब कि नींद नहीं आएगी। अब इसका एडवर्स इफेक्ट हम बीटा ब्लॉकर की बात करें तो ये तो हमको समझ में आ गया कि ये ब्रैडिकार्डिया कॉज कराएगा, ठीक है, ब्रैडिकार्डिया कॉज कराएगा। लेकिन ये ब्रैडिकार्डिया जो है बहुत ज्यादा हो सकता है कुछ पर्टिकुलर ग्रुप्स में। कैसे? कोई एल्डरली पेशेंट्स हैं उसमें हो सकता है, किसी को पहले से जो है हमारे साइनस ऐसे नोट की जो है प्रॉब्लम है, या किसी का रेस्टिंग ब्रैडिकार्डिया पहले से है, या अगर कोई जो है ये पहले से रेट लोइंग ड्रग्स ले रहे हैं जैसे कि विराबामिल हो गया, डिल्टियाजेम, डिजॉक्सिन, इवाब्राडिन एंड एमेड्रोन, तो इनके केस में क्या होगा कि एक्सेसरबेट करेगा, फटीग, डिजीनेस एंड लाइट हेडेडनेस हो जाएगा। नॉर्मली नहीं होता लेकिन इन पर्टिकुलर ग्रुप्स में हो सकता है। दूसरा, एवी कंडक्शन का ब्लॉक करा सकता है उन लोगों में जिसमें कि पहले से कंडक्शन एब्नॉर्मलिटीज थी। तीसरा, ये एक्यूट वर्सनिंग ऑफ हार्ट फेलियर करा सकता है, ठीक है। जो एक्यूट हार्ट फेलियर होता है जिसको हम लोग डीकम्पनसेटेड हार्ट फेलियर कहते हैं, वहां पे तो बॉडी जो है वो ऑलरेडी जो है कंपनसेट करने की कोशिश कर रही है अपने हार्ट रेट को बढ़ा के, कॉन्ट्रैक्टिलिटी को बढ़ा के। अब वहां हम बीटा ब्लॉकर दे देंगे तो हार्ट रेट और कॉन्ट्रैक्टिलिटी तो कम हो जाएगी, जिससे कि हमारा क्या होगा कि जो
हार्ट फेलियर के सिम्टम्स हैं उनकी वर्सनिंग होगी। तो इसीलिए कभी भी बीटा ब्लॉकर को एक्यूट या डीकॉम्पनसेटेड हार्ट फेलियर में नहीं देते हैं, उनको मेनली दिया जाता है इन द केस ऑफ क्रोनिक हार्ट फेलियर या कंपनसेटेड हार्ट फेलियर। ठीक है, डोज कम डोज से शुरू करना है और धीरे धीरे बढ़ना है। ठीक है, पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज में बीटा 2 ब्लॉकेट जब होता है, ठीक है, वहां पे क्या होगा, बीटा 2 ब्लॉकेट हो गया, ठीक, तो अब ये पेरिफेरल वैसोडाइलेशन तो कम हो गया और वहां अनअपोज्ड अल्फा मीडिएटेड वैसोकंस्ट्रिक्शन होगा, जिससे कि क्या होगा कि हमारा कोल्ड हैंड्स एंड फीट होगा एंड क्लॉडिकेशन भी देखने को मिल सकता है। रेस्पिरेटरी में बीटा 2 के ब्लॉकेट से ब्रोंकोस्पाज्म होगा, मैक्सिमम विद द नॉन सेलेक्टिव ब्लॉकर्स। ठीक है, अब हमारा मान लो कि मेटाबॉलिक में क्या होगा कि जो बीटा 1 के ब्लॉकेट से जो वार्निंग सिम्टम्स ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया है, दैट इज द टैकीकार्डिया, पाल्पिटेशन एंड ट्रेमर्स, ये वार्निंग साइन नहीं होगा। ये ट्रेमर्स जो है बीटा 2 मेडिएटेड होता है। ठीक है, ये याद रखना है, ये बीटा 2 मेडिएटेड होता है, बीटा 1 नहीं। ठीक है, तो मान बीटा 1 और बीटा 2 के ब्लॉकेट से क्या हुआ, बीटा 1 के ब्लॉकेट से टैकीकार्डिया पाल्पिटेशन नहीं होगा एंड बीटा 2 की वजह से ट्रेमर्स नहीं होगा। तो इससे क्या हुआ कि हाइपोग्लाइसीमिया के सिम्टम्स नहीं आएंगे। तो ये क्या करेगा, मास्किंग ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया करेगा इन पेशेंट्स ऑफ इन डायबिटिक पेशेंट्स हु आर टेकिंग इंसुलिन या सल्फोनाइल यूरिया। ऑल्दो स्वेटिंग प्रिजर्व रहता है, स्वेटिंग फिर भी होगा, लेकिन ये जो इंपॉर्टेंट सिम्टम्स है ना, ये हम मिस कर जाएंगे। ठीक है, दूसरा, ये जो बीटा 2 ब्लॉकेट कर रहा है तो ये लीवर में ग्लाइकोजिनोलाइसिस एंड ग्लूकोनियोजेनेसिस नहीं कर रहा है, जिससे कि ग्लूकागॉन का रिलीज कम हो रहा है। तो हाइपोग्लाइसीमिया मरीज में होगा, उससे वो रिकवर लेट से करेगा। ठीक है, साथ में ये ट्राइग्लिसराइड बढ़ाता है, एचडीएल को कम करता है, तो लिपिड प्रोफाइल पे इसका एडवर्स इफेक्ट है। ठीक है, सेक्सुअल डिसफंक्शन कॉज कराता है, जैसे कि लिबिडो डिक्रीज हो जाएगा और सेक्सुअल डिसफंक्शन होगा। लेकिन ये चीज नेबिवोलोल के साथ कम है, क्योंकि उसके साथ नाइट्रिक ऑक्साइड मीडिएटेड वैसोडाइलेशन है। ठीक है, तो ये हमारा सेक्सुअल डिसफंक्शन का प्रॉब्लम अगर किसी में है, उसमें बीटा ब्लॉकर देना है तो वी कैन गिव नेबिवोलोल। ठीक है, रिबाउंड हाइपरटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अक्सर आपने सुना होगा लोगों को कि भाई मेरा तो बीपी ठीक हो गया, मैंने दवा बंद कर दी, और अचानक से क्या देखेंगे कि उनका बीपी इतना शूट किया कि उनको या तो स्ट्रोक हो गया या एमआई हो गया। तो ये गलती नहीं करना है। अगर बीपी कम हुआ है तो डॉक्टर के सलाह से बीपी की दवा हम धीरे धीरे कम करके देखेंगे कि क्या हमारा बॉडी रिस्पॉन्स कर रहा है। ठीक है, खुद से कभी भी बीपी की दवा अचानक से नहीं बंद करनी है, क्योंकि हार्ट रेट बहुत बढ़ जाता है और बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो एंजाइना, एमआई, स्ट्रोक होने का खतरा रहता है। ठीक है, अब कॉन्ट्राइंडिकेशंस ऑफ बीटा ब्लॉकर की बात करें, एब्सोल्यूट में है, अगर किसी को ऑलरेडी सीवियर साइनस पेरिकार्डिया है तो वहां नहीं देंगे। सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक है तो ऑफकोर्स नहीं देंगे, क्योंकि एवी कंडक्शन को कम कर रहा है। कार्डियोनिक शॉक में नहीं देंगे, एक्यूट डिकम्पनसेटेड हार्ट फेलियर में नहीं देंगे। और रिलेटिव अगर हम उसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस की बात करेंगे तो ब्रोंकियल एस्मा, सीओपीडी में नॉन सिलेक्टिव नहीं देंगे। अगर हम लोग कार्डियो सिलेक्टिव देते हैं तो वो भी लो डोज में अगर देते हैं तब तक सेफ है, डोज बढ़ाएंगे तो बीटा 2 भी ब्लॉक होने लगेगा। डायबिटीज, पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज, रेनॉल्ड्स फिनोमेना, प्रिंस मेटल एंजाइना में काम नहीं करता है। फियोक्रोमोसाइटोमा में पहले नहीं देना है। ठीक है, डिप्रेशन एंड स्लीप डिसऑर्डर्स में भी नहीं देना है। हेपेटिक रीनल इंपेयरमेंट में भी हमने बात कर रखा है कि कौन सी ड्रग देनी है। अगर हेपेटिक इंपेयरमेंट है तो उसमें ANS जो ड्रग्स हैं वो देना है। प्रेगनेंसी में भी हम इसको अवॉइड करते हैं। ठीक है, तो अब एडवांटेजेस जो हैं कार्डियो सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स का क्या है वो हम लोग देख लेते हैं एक स्लाइड में, कि चूंकि ये ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन नहीं कॉज कराता है तो सेफर इन सीओपीडी, एस्मा, बट स्टिल नॉट कंप्लीटली सेफर। ठीक है, अब ये क्या करेगा कि चूंकि बीटा 2 ब्लॉक नहीं हो रहा है तो उस वजह से क्या करेगा, रिकवरी जो होता है हाइपोग्लाइसीमिया से उसमें डिले नहीं होगा। साथ में ये हाइपरग्लाइसीमिया और डिसलिपिडेमिया हमारा कम कराएगा। ठीक है, इसलिए ये डायबिटिक्स में हम दे सकते हैं, साथ साथ इसको डिसलिपिडेमिया है उसमें भी दे सकते हैं। और चूंकि इसमें अनअपोज्ड अल्फा मीडिएटेड वैसोकंस्ट्रिक्शन नहीं होगा, बीटा 2 जो है वो ब्लॉक नहीं है, तो इस पे क्या होगा कि पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज में ये सेफ है। और अगर मरीज जो है एंजाइना का है तो उसमें एक्सरसाइज इंटॉलरेंस नहीं देखने को मिलता है। अब इसका ड्रग इंटरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको हम कुछ ऐसी ड्रग्स है जिसके साथ देने से इनका इफेक्ट जो है एक्सेंचुएट कर जाता है, बढ़ जाता है और वो पेशेंट के लिए हार्मफुल होता है। जैसे कि हमारा कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स में नॉन डाई हाइड्रोपेरिडिन जो है, जिसको हम लोग कहते हैं वेरापामिल डिल्टियाजिम, इसमें सीवियर ब्रैडिकार्डिया हो जाएगा, हाई डिग्री का एवी ब्लॉक हो जाएगा और बहुत ज़्यादा हाइपोटेंशन हो जाएगा। NSAIDs के साथ क्या होता है कि ये क्या करेगा कि रिड्यूस करेगा रीनल का प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस। अब ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस है, इससे होगा क्या कि हमारे जो वेसल्स हैं वो वैसोडाइलेशन उनके कम हो गए हैं,
ठीक है, और साथ साथ सोडियम और वाटर रिटेंशन उनके बढ़ जाएंगे। तो ये तो अपोजिट इफेक्ट हो गया टू द बीटा ब्लॉकर। तो इसलिए ये बीटा ब्लॉकर के इफेक्ट को कम करता है। इंसुलिन और सल्फानिलुरिया में हमने देख लिया, वार्निंग सिम्टम्स को मास्क करेगा और डिले करेगा रिकवरी फ्रॉम हाइपोग्लाइसीमिया। और हम लोग अगर बीटा 2 एगोनिस्ट साल्बुटामोल साल्मेट्रोल के साथ देते हैं तो वो क्या करेगा, उसके इफेक्ट को कम करेगा, क्योंकि ये ब्रोंकोस्पाज्म इंड्यूस कर देगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे इसका यूज नहीं है उतना। अब हम लोग बात करते हैं मिक्स्ड अल्फा प्लस बीटा ब्लॉकर की। लेबेटोलोल से स्टार्ट करते हैं। तो ये अल्फा 1, बीटा 1 और बीटा 2 पे वीक जो है इंट्रिंसिक सिंपैथोमाइमेटिक एक्टिविटी है। तो अल्फा 1 को ब्लॉक करता है, इससे आर्टेरियुलर वैसोडाइलेशन होता है। बीटा 1 को जो ब्लॉक करता है, हार्ट रेट और कॉन्ट्रैक्टिलिटी डिक्रीज करता है। तो इस दोनों की वजह से कार्डियक आउटपुट कम होगा। ये वीक है, माइनर वैसोडाइलेशन होगा। ठीक है, तो इसका क्या होता है ना कि नेट इफेक्ट देखने को क्या मिलता है कि ब्लड प्रेशर कम हुआ, लेकिन प्रिजर्व्ड ऑर्गन परफ्यूजन के साथ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आर्टेरियुलर कंस्ट्रिक्शन नहीं है, आर्टेरियुलर वैसोडाइलेशन है, तो ब्लड प्रेशर इसकी वजह से कम हुआ, लेकिन प्रिजर्व्ड ऑर्गन परफ्यूजन के साथ, मेनली इन द ब्रेन, हार्ट एंड द किडनीज। ठीक है, तो इसका चूंकि देखो वैसोडाइलेशन हुआ तो उससे रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया देखने को मिलता है, लेकिन साथ साथ जो बीटा 1 के ब्लॉकेट से जो है हार्ट रेट कम हो रहा है। तो नेट इसमें क्या होता है कि हार्ट रेट कम होता है। ठीक है, कार्डियक आउटपुट में भी ज्यादा इफेक्ट नहीं देखने को मिलता है। अच्छा, लेबेटोलोल हमने देखा था फियोक्रोमोसाइटोमा में नहीं यूज करते हैं, क्यों? क्योंकि देखो चाहे वो ओरल फॉर्म में दो या तुम इंट्रावेनस फॉर्म में दो, देखो इसका बीटा ब्लॉकिंग इफेक्ट हमेशा ज्यादा है। बीटा ब्लॉकिंग इफेक्ट हमेशा इसका ज्यादा है अल्फा 1 के ब्लॉकेट से। ठीक है, तो ये पेशेंट के लिए हार्मफुल हो जाएगा। अब हम लोग इसके थेरापेटिक यूज में आते हैं। ठीक है, तो इसका चूंकि रैपिड ऑनसेट है, 2 से 5 मिनट में हम लोग इसका असर देखने को मिलता है, और बीपी बहुत अच्छे से ये कम करता है और ऑर्गन परफ्यूजन को भी बनाए रखता है। तो हाइपरटेंसिव इमरजेंसी के केसेस में हम इसको दे सकते हैं। चूंकि इसकी लिपिड सॉल्युबिलिटी कम है, ठीक है, तो इसका फीटस में ट्रांसफर कम होगा। ठीक है, तो इसलिए इसको प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन में भी हम दे सकते हैं। तो इसमें और भी ड्रग्स है, हाइड्रोलाजिन एंड निफेडिपिन। एसेंशियल हाइपरटेंशन में हम लोग वहां देंगे जहां कि मान लीजिए कि हमारा पेरिफेरल वैसोडाइलेशन की जरूरत है और रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया को कम करना है। फियोक्रोमोसाइटोमा में जैसे हमने जान लिया, इसको तभी देंगे जब एडिक्वेट बीटा अल्फा ब्लॉकेट हमने अचीव कर लिया है। ठीक, अब हम लोग आते हैं कार्वेडिलोल के पास। तो कार्वेडिलोल के पास भी जो बीटा इफेक्ट होता है, बीटा इफेक्ट जो होता है इट इज मोर देन अल्फा इफेक्ट। दोनों ही केस में हमको वही देखने को मिल रहा है। तो ये बीटा ब्लॉकेट की वजह से हार्ट रेट और कॉन्ट्रैक्टिलिटी को बढ़ाता है, और इसमें ब्लड वेसल्स का रिलैक्सेशन जो है वो भी काफ़ी स्ट्रांगली होता है, जिससे कि आफ्टर लोड भी कम होता है। ठीक, लेकिन इसके साथ एडिशनल जो प्लियोट्रोपिक इफेक्ट्स हैं कार्वेडिलोल के साथ बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है इसके अंदर, एंटी इन्फ्लामेटरी होता है, साथ साथ ये मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग एक्टिविटी भी होती है। ठीक है, तो इसका जो है हमारा फार्माकोकाइनेटिक फीचर्स हम लोग क्या क्या है, लेबेटोलोल हम लोग आईवी भी दे सकते हैं, लेकिन कार्वेडिलोल हम लोग सिर्फ ओरल दे सकते हैं। ये हाईली लाइपोफिलिक है। ठीक है, तो लाइपोफिलिक है तो इसलिए हम लोग प्रेगनेंसी में इसको नहीं दे सकते हैं। ठीक, लेकिन इसी लाइपोफिलिक की वजह से ये सेल मेम्ब्रेन में एंटर करके रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज को ये डिस्ट्रॉय करता है, जिससे कि लिपिड पर ऑक्सीडेशन कम होता है। ठीक है, दैट्स व्हाई इट हैज एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज। चूंकि ये एक्सटेंसिवली मेटाबोलाइज होता है लीवर में, और इसका हाफ लाइफ है 7 से 10 घंटा। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि एंटी ऑक्सीडेंट एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट्स के क्या करता है, जो एथेरोस्क्लेरोटिक प्रोग्रेशन है उसको कम करता है। ठीक है, हमारे ये कैटेकोलामाइन को भी ब्लॉक कर रहा है, तो ये वेंट्रिकुलर रीमॉडलिंग को भी हमारे कम कर रहा है। ठीक है, एपोप्टोसिस ऑफ कार्डियोमायोसाइट्स को कम कर रहा है, कार्डियो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, और CHF में मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी को कम कर रहा है। ये सारे बेनिफिट्स याद कर लीजिएगा, ये यूनिवर्सिटी एग्जाम से पूछे जाते हैं। ठीक है, अब थेरापेटिक यूजेस ऑफ कार्वेडिलोल की हम बात करें तो क्रोनिक हार्ट फेलियर में लेफ्ट वेंट्रिकुलर फंक्शन को इंप्रूव करेगा, हॉस्पिटलाइजेशन एंड मोर्टेलिटी को डिक्रीज करेगा। ठीक है, अब लेफ्ट वेंट्रिकुलर डिस्फंक्शन आफ्टर MI हो रहा है तो उसमें सर्वाइवल को इंप्रूव करता है। हाइपरटेंशन में कहाँ देते हैं, जहाँ को एग्जिस्टिंग हार्ट फेलियर है या इस्केमिक हार्ट डिजीज है या लेफ्ट वेंट्रिकुलर डिस्फंक्शन है। एंड लास्टली क्रोनिक स्टेबल एंजाइना में भी हम लोग उसको देते हैं। ठीक है, ये हार्ट रेट, कॉन्ट्रैक्टिलिटी, मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड को कम करके वर्कलोड को कम करता है। ठीक है, अब एडवर्स इफेक्ट जो है लेबेटोलोल एंड कार्वेडिलोल का क्या हो सकता है, पोस्चरल हाइपोटेंशन कॉज करा सकता है, डिजीनेस, ठीक है, नोजिया, नेजल कंजेशन, फटीग एंड हेपेटोटॉक्सिसिटी इज द रेयर साइड इफेक्ट। कॉन्ट्राइंडिकेशन इन केसेस ऑफ सीवियर ब्रैडिकार्डिया, ब्रोंकियल एस्मा, सेकंड या थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक,
हाइपोग्लाइसीमिया, ठीक है, सीवियर रीनल इम्पेयरमेंट एंड सीवियर हेपेटिक इम्पेयरमेंट में हम इसको नहीं देते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। फॉर मोर फार्माकोलॉजी लेक्चर्स प्लीज सब्सक्राइब टू डॉक्टर ज़ीशान फार्माकोलॉजी।